देखिए, स्लोप डेवलपमेंट में हमने सारी बातें समझ ली थी। आज हम जानेंगे कि यह जो स्लोप डेवलपमेंट है, इसके अकॉर्डिंग किन किन भूगोलवेत्ताओं ने अपने सिद्धांत को दिया। मतलब क्या है कि यह सब जितने भी सिद्धांत दिए हैं भूगोलवेत्ता, ये कहे हैं कि अगर कोई भी पर्वत है या कोई ऐसी भूमि है जो ऊंचाई पर है, ठीक है, अब यह ऊंचाई किस प्रकार से घिस पिट करके खत्म हो जाती है, या उसका जो एंगल होता है, मतलब कि कोई पर्वत है, क्या ऐसे ही होता है, ऐसे ही ढाल नहीं, वो कहीं पर इस तरीके से, कहीं पर तेजों से, तो कहीं पर फिर से जेंटल स्लोप हो जाता है, फिर कहीं पर इस तरीके से होता है कि वहाँ पर पदस्थली, मतलब पर्वत पदस्थली, जो ये एकदम पिडमोंट होते हैं, एकदम नीचे, ठीक है, पर्वत के नीचे जो भाग होता है, जब अगर आप पर्वत पे चढ़े हैं, जब नीचे उतरेंगे पर्वत से, तो जब नीचे पहुंचने ही वाले होते हैं तो उसी को पिडमोंट कहा जाता है। तो इसी प्रकार जितने भी थिंकर हैं, ये क्या कहते हैं कि अगर वह स्लोप जेंटल पूरी तरीके से एक समान होने की दशा में होता है, तो वहाँ पर जो भी अपर्दन होता है वह आखिरकार बह करके जहाँ पर कम ऊंचाई है पर्वत की, वहाँ पर जाकर कलेक्ट हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, आप खुद समझ सकते हैं कि अगर कोई पर्वत है और कोई भी चीज़ शाश्वत तो है नहीं, हर एक चीज़ कट छट करके एकदम से ज़मीन पर आ जाती है, ठीक है। अब वह क्यों आती है? क्योंकि बहिर्जात बल, ठीक है। कहने का मतलब हवा, पानी, तापमान, यह सब क्या करते हैं, पृथ्वी के तल से ऊंचे उठे हुए भूखंड को काट छाट करके एकदम समतल मैदान में परिवर्तित करते हैं। अब देखिए, इसमें कई भूगोलवेत्ता थे, ठीक है। आपके यूजीसी नेट में जो प्रश्न आता है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं इन थिंकर से या इन भूगोलवेत्ताओं से, जो भी प्रश्न आते हैं वह मेनली किंग महोदय, डेविस महोदय, पेंक महोदय, इनकी थ्योरी के अंदर से पूछा जाता है, ठीक है। और जितने भी सिद्धांत लोगों ने, मतलब भूगोलवेत्ताओं ने दिया है, उनसे सिर्फ ये पूछ लिया जाता है कि यह कितने सन में यह सिद्धांत दिया, या सिद्धांत का जो नाम है उससे पूछ लिया जाता है कि यह सिद्धांत जो इन्होंने दिया है वह कितने सन में दिया है, या सिद्धांत का नाम दे देंगे और किसने दिया है इसको पूछ लेंगे। हम आज इन्हीं सारे प्रश्नों को देखेंगे और आज ढाल एकदम से खत्म हो जाएगा। नमस्कार, मैं कुलदीप। आप पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट का सेकंड पेपर ज्योग्राफी, जो सब्जेक्ट होता है उसको पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक यूनिट खत्म होने को है। अब यहाँ पर जितने भी वीडियो हम प्रेजेंट किए हैं अपने चैनल पर, वहाँ पर उसका पूरा नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर फेसबुक पेज मिलेगा, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर हर एक वीडियो का नोट्स हम स्टेप बाय स्टेप डाल दिए हैं, ठीक है। आप वहाँ से उसका अवलोकन कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर करिएगा और दूसरों में फॉरवर्ड ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी कंटेंट आपको मिलेंगे वह ओरिजिनल और सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगे। देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी सिद्धांत हैं, जहाँ से प्रश्न आते हैं वह सिद्धांत यहाँ पर हम लिख दिए हैं। आप देख लीजिए, ढाल पतन सिद्धांत डेविस के द्वारा दिया गया है 1892 में। उसके बाद दूसरा है ढाल प्रतिस्थापन मॉडल, पेंक के द्वारा दिया गया है। उसके बाद देखिए तीसरा ढाल विकास मॉडल, ए वुड, ठीक है, 1942 को यह सिद्धांत दिया गया है। उसके बाद एक पहाड़ी ढाल चक्र, ठीक है, एलसी किंग के द्वारा दिया गया है, ठीक है। यह शुष्क क्षेत्रों को, कहने का मतलब शुष्क क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर जो भी स्थलाकृतियाँ होती हैं वह जब घिस पिट करके एकदम जमीन पेनी प्लेन में बदलते हैं, तो उनके मॉडल के अकॉर्डिंग अपने सिद्धांत को दिया है, या वह जिस प्रकार से घिसते हैं पिटते हैं उनको देखते हुए इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। यह इसलिए कभी कभी यह पूछ लिया जाता है कि यह जो शुष्क मॉडल, मतलब शुष्क क्षेत्रों का जो मॉडल है वह एलसी किंग के ही द्वारा दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं ढाल विकास संकल्पना, आर.ए. सेविजियर, 1952, ठीक है। अगर दिख नहीं रहा होगा तो हम बता दे रहे हैं, आर.ए. सेविजियर 1952 को यह सिद्धांत दिया गया था। आप यह एग्जाम में आ सकता है, मतलब यह सब आ सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आप इसको एक बार देख लीजिए, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, कभी भी यह प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि बहुविकल्पीय के रूप में वहाँ पर एग्जाम में प्रश्न आएंगे, आपको टिक लगाना होगा। इसलिए हम यह सारे
जितने भी मॉडल हैं, जितने भी सिद्धांत हैं ढाल विकास के या उसके अपर्दन के, हम सब यहाँ पर लिख दिए हैं। अगला हम देखते हैं प्रक्रम अनुक्रिया मॉडल। यह फिशर और लेहमैन, मतलब दो लोग थे, फिशर और लेहमैन, यह अलग अलग दिए थे। देखिए फिशर ने दिया था 1866 और लेहमैन ने दिया था 1933 में। ठीक है, अगला देखते हैं प्रक्रम अनुक्रिया मॉडल। देखिए दो हैं, प्रक्रम अनुक्रिया मॉडल के दो हैं। अब प्रक्रम अनुक्रिया मॉडल के दूसरा है ए एंग 1963 में। याद रखिएगा, कभी भी अगर ढाल विकास से संबंधित यह लिख दे कि कौन से ऐसे थिंकर हैं या भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने अपना मॉडल दिया था, तो अगर उसमें ए एंग दे देगा तब भी आप उसी पर टिक करेंगे, और कभी फिशर और लेहमैन दे देगा तो आप भी टिक उसी पे फिशर और लेहमैन पे करेंगे। कहने का मतलब अनुक्रिया मॉडल तो नहीं दोहराएगा, लेकिन इसके थिंकर को दोहरा सकता है एग्जामिनर। लास्ट है स्थिर ढाल सिद्धांत। किस टालर के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था? दिया क्या गया था? वह इसमें बहुत बड़े योगदान दिए थे। कहने का मतलब ढाल विकास में जो भी चीज़ें हैं उन्होंने उनको जानने में अपना योगदान बहुत बड़ा दिया था। इन्होंने कोई विशेष उस पर अपनी टिप्पणी नहीं की। ठीक है, यह कहा नहीं जा सकता यह कितने सन में यह सब किए थे, लेकिन यह योगदान बस दिए थे। बस इतना समझ लीजिए, स्थिर ढाल सिद्धांत का जो भी मॉडल था इन्होंने बहुत बड़ा उसमें सहयोग दिया अपना। अब हम देखते हैं यह जो सिद्धांत दिया गया था उसके अंदर घुस करके कितने ऐसे भूगोलवेत्ता थे जिनके सिद्धांत में आंतरिक भाग से निकाल करके, थ्योरी के आंतरिक भाग से कॉन्सेप्ट को निकाल करके एग्जामिनर हमेशा एग्जाम में देता है। तो वह क्या है? पहला है ढाल पद्धति सिद्धांत, डेविस का हमेशा पूछा जाता है, और पेंक का और किंग का। ठीक है, इतने तीन हैं। ठीक है, डेविस, पेंक और किंग। ठीक है, इनको हम देखेंगे आंतरिक तरीके से, मतलब पूर्ण तरीके से इनके सिद्धांत को ही देखेंगे, लेकिन और सब जो हैं उसको बस यही देख लीजिए कि यह कितने सन में दिए थे और यह क्या सिद्धांत दिए थे। हम इसमें देखेंगे कि यह ढाल पद्धति सिद्धांत डेविस का होता क्या है, ढाल प्रतिस्थापन मॉडल पेंक के द्वारा इसमें क्या कहा गया है, और यहाँ पहाड़ी ढाल चक्र एलसी किंग के द्वारा कहा क्या गया है। देखिए जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है, वह बेस क्या है उनका? यह सिद्धांत किस चीज को मतलब देखे और उस चीज को अपनी व्याख्या उस पर दिए, और वह देखिए कोई भी चीज होता है उस पर एक नज़र जब दौड़ाई जाती है तो किसी न किसी चीज के बेस पर वह कोई ना कोई अपनी थिंकिंग देता है, अपने कॉन्सेप्ट देता है, अपनी चीज़ें बताता है। ठीक है, हम ये देखेंगे किसी चीज को जब एक्सप्लेन किए, ये जितने भूगोलवेत्ता थे एक्सप्लेन जब किए तो वह किन किन बातों को ध्यान में रखे। ठीक है, देखिए होता क्या है, अगर एक पहाड़ है, ठीक है, अगर ये एक पहाड़ है, अगर इधर भी ले लिया जाए, ठीक है, अब तो हो गया पहाड़। अब देखिए एक पहाड़ है, हम इसके एक किनारे, देखिए ये तो 360 डिग्री पूरे तरीके से होता है पहाड़ ना, चारों तरफ, तो हम एक ही तरफ देखेंगे। कहने का मतलब जो एक तरफ वह सब तरफ। ठीक है, हाँ, लोकल जो इन्वायरमेंट होता है, लोकल जो परिस्थितियां होती हैं पहाड़ की, वह कुछ और हैं। कहने का मतलब अगर उधर जैसे हिमालय हो गया, हिमालय के उत्तर में बर्फीली हवाएं चलती हैं और दक्षिण में गर्म हवाएं चलती हैं, ये दूसरी बातें हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कोई पर्वत जब बढ़ जाता है तो कभी ना कभी घटता है। ठीक है, जब घटता है तो वह बाह्य बल के कारण घटता है, मतलब हवा, पानी और तापमान। ठीक है, यह सब इसको क्या करते हैं, धीरे धीरे गला करके, धीरे धीरे तोड़ मरोड़ करके नीचे ला देते हैं, और यह पर्वत जो बहुत बड़ा था वह हजारों करोड़ों वर्षों में खत्म हो जाता है। तो हम यह इसमें देखेंगे इन्होंने जो भी भूगोलवेत्ता थे वह क्या कहें। देखिए होता क्या है, यह देखिए डेवलपमेंट, ठीक है, स्लोप डेवलपमेंट का अर्थ यह है कि यह जो कभी ऊंचाई पर, कभी निचाई पर, कभी सीधा ढाल, कभी पर एकदम जेंटल ढाल, और यहाँ पर एकदम से अवतल ढाल उत्पन्न हो जाना, यह सारी प्रक्रियाएं किस किस प्रकार से मेंटेन होती हैं एक जेंटल स्लोप बनने में। ठीक है, यह इस तरीके का ढाल होना चाहिए, लेकिन ये इस तरीके से है। तो इसका मतलब ये है कि यह जो ढाल है इसको किस तरीके से ऐसे हो जाता है एकदम प्लेन,
इसके बारे में जितने भी भूगोलवेत्ता थे उन्होंने बताया है। हम देखते हैं सबसे पहले डेविस का सिद्धांत। डेविस ने किस प्रकार से किसी पर्वत के जो ढाल होते हैं उसके विकास में, या उसका एक जो सामान्य ढाल जो होता है वह किस प्रकार से क्रिएट होता है। आखिरकार कोई भी पर्वत है उसका सामान्य ढाल तो होता नहीं है, वो कहीं पर ऊंचाई पर, कहीं पर निचाई पर, कहीं टेढ़ा मेढ़ा ऐसे तरीके से पर्वत तो उठता है, लेकिन वह जब खत्म होता है तो वह होता क्यों है, ठीक है। आखिरकार वह ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी का जो होता है उसी के अकॉर्डिंग कोई भी उठी हुई चीज तो फिर से जमीन पर आती ही है। तो वह क्यों आती है, किस कारण से आती है, और किस किस प्रक्रियाओं के द्वारा आती है, यह सारे जितने भी भूगोलवेत्ता थे अपने अपनी थिंकिंग, अपनी अपनी पढ़ाई, अपनी अपनी समझदारी, अपने अपने ज्ञान के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया है। अब हम बस डेविस, पेंक और एलसी किंग को ही देखेंगे कि उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या क्या कहा है। देखिए डेविस का ढाल पतन सिद्धांत। देखिए अपर्दन चक्र में हम पढ़े थे डेविस का, ठीक है। अब डेविस के जो अपर्दन चक्र में, आप पहले उसको जाकर उस वीडियो को देख लीजिए तब ये समझ में आएगा। देखिए डेविस ने ये कहा कि 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था, या एकदम ओल्ड एज, ठीक है, लास्ट में। अब देखिए होता यह क्या है कि यहां पर जैसे कोई पर्वत हुआ, ठीक है, अब ये पर्वत हुआ, अब यह जब इसकी दर नीची होती जाएगी, मतलब यह जब कट छट करके एकदम से जमीनी तौर से जमीन में परिवर्तित होगा तो वह उस पर क्या हो गया, बहिर्जात बल, मतलब हवा, यहां पर बादल, पानी, और यहां पर सूरज, ठीक है, तापमान, ये सब मिल करके इस पर्वत को घटाने में लग जाएंगे। यही सब बहिर्जात बल के अंतर्गत आएंगे और ये सब मिल करके इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। अब देखिए सूर्य मतलब तापमान, तापमान के ही द्वारा क्या होता है, जहां पर गर्मी पड़ती है वहां पर हवाएं क्या होती हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं, और जो बगल की ठंडी हवाएं होती हैं, अब जब कोई हवा ऊपर उठ गई तो बगल की ठंडी हवा तो आई, जब आई तो वही है आंधी। अब आंधी क्या है कि इसको यहाँ पर जो हवा ऊपर की तरफ उठी है, अब वह जलवाष्प लेकर के, मतलब वाटर वेपर लेकर के ऊपर की तरफ उठी है, वह बादल बन के बारिश करेगी। अब बारिश करेगी तो यहाँ पर इसके ऊपरी भाग पर बहुत ज़्यादा कटाव छटाव होगा, मतलब यहाँ पर जब बारिश होगा यहाँ से जल गिरा, अब अपने साथ तो छोटे छोटे पत्थर को लेकर के तो ये गिरेगी ही, ठीक है। अब ऊंचाई पर चुकी है, ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम हो जाता है, अब कम हो जाता है तो वहां पर हो सकता है ये बर्फ के रूप में गिरे, ठीक है, इसलिए पर्वतों के ऊपर जो होता है वो बर्फ गिरती है। अब जब ऊंचाई पर तापमान कम हो जाता है, हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वहां पर बर्फ के रूप में यह एक सिल्ली, बहुत बड़ा चट्टान बर्फ का जम जाता है। अब गर्मियों में सूर्य उत्तरायण दक्षिणायण होता रहता है, अब जब सूर्य उत्तरायण हुआ तो वह तापमान परिवर्तित हुआ, मतलब जितने तापमान पे वह बर्फ जम चुकी थी, अब सूरज की रोशनी जब उत्तरायण मतलब गर्मी का मौसम आया तो यह गलने लगा। अब जब गलने लगा तो यहाँ पर एक धारा निकल गई जिसको नदी रूप में हम जानते हैं। अब नदियाँ क्या होती हैं, जब युवा अवस्था, मतलब जैसे नदी किसी ऊपरी भाग से निकलती है वह युवा अवस्था कहलाती है, ठीक है। अब जब युवा अवस्था कहलाएगी तो वह बहुत तेजों से चलेगी। देखिए जल तो जल होता है, ना कोई युवा अवस्था, ना कोई प्रौढ़ावस्था, ना कोई उसका एकदम जीर्णावस्था। देखिए जल होता है, सारा खेल ग्रेविटेशनल फोर्स का है, हमारी पृथ्वी का। अब पृथ्वी अपने अंदर खिंचाव, बाहरी चीज़ों को खींचती हैं अपनी तरफ हमारी पृथ्वी। अब जब खींचती है तो होता क्या है, अब कोई जल यहाँ से जब गिरता है तो होता इसमें क्या है कि वह बहुत स्पीड में गिरता है, और जैसे जैसे यह जल एकदम यहाँ पर आता है तो इसकी स्पीड कम होती जाती है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जहां पर स्पीड तेज है उसी को युवावस्था कह दिया गया क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज है, ठीक है। और जहां पर स्लोप थोड़ा मंद है वहां पर क्या हो गया, वहां पर इसके पर बीच में इसकी स्पीड कम हो गई, और लास्ट में क्या हो गया, एकदम स्पीड कम हो गई, एकदम से कम हो गई। तो यहाँ पर क्षैतिज अपरदन देखने को मिला, मतलब यहाँ पर जैसे कोई नदी है, ठीक है, यह चट्टाने हैं, ठीक है, किसी चट्टान के
बीच से नदी गुजर रही है, ठीक है। अब ये नदी गुजर रही है, जब ये बहुत तेजों से गुजरेगी तब इसका क्षेत्रफल कम होगा। कम होगा का मतलब क्या है, ये तली का आवर्तन करेगी, भूमि के अंदर आंतरिक भाग का आवर्तन करेगी। अब जब ये स्पीड धीमी हो जाएगी, धीमी चीज आंतरिक भाग का आवर्तन नहीं करती, पृथ्वी का आवर्तन नहीं करती, ये किनारों का आवर्तन। यहाँ पर टूट टूट करके ये सब और चौड़े होते चले जाएंगे, और चौड़े होते जाएंगे। इसीलिए क्या होता है, नदी कभी बहती रहती है ना, तो उसको देखो मुड़ाव, अगर उसको सैटेलाइट से देखा जाए तो नदी ऐसे मुड़ती हुई चलती है, तो कभी इधर तो कभी उधर तो कभी इधर, तो ये मतलब इस तरीके से नदी चलती रहती है। जहां पर यह नदी देखेगी मजबूत चट्टान है, वहां से मुड़ जाएगी अपेक्षाकृत उसके समझ लीजिए मुलायम चट्टान की ओर, मतलब काटते हुए चलती रहती है। तो हम यह देख रहे हैं कि युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था, इनसे होकर के डेविस ने ये बताया है कि यहां पर से जब भी अपरदन होगा तो यह घटता जाएगा, ठीक है, ऊपरी चोटी घटती जाएगी, और जो सेडिमेंट है, मतलब यहाँ पर जो भी चट्टाने हैं वह आएंगे कहाँ, यहाँ पर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आ जाएंगे, पानी के साथ रुक जाएंगे, पानी तो चला जाएगा लेकिन जो टूटे फूटे चट्टाने हैं यहाँ पर रुक जाएंगे। अब जो बहुत बारीक हैं वह नदी के साथ चले जाएंगे, यह जो यहाँ पर है यहाँ को पाट देंगे, ठीक है, यहाँ पर पाट देंगे, और यह कम होता जाएगा, यहाँ पर ऊंचाई बढ़ती जाएगी, और यह पीछे हटता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से पानी गिर रहा है तो यह धीरे धीरे यहाँ तक चला आएगा, ठीक है। अब यह धीरे धीरे घट जाएगा, ठीक है। अब ये जब घट जाएगा तो यह पीछे हटता चला जाएगा। अब ये पीछे हटता चला जाएगा, देखिए जेंटल स्लोप आ रहा है, नहीं अभी क्या था, अभी इस प्रकार से था कुछ। अब इसको जब घटाते चले गए, इसको घटाते चले गए तो एक ऐसा आएगा, जेंटल स्लोप हो जाएगा, मतलब एकदम सीधा स्लोप, ठीक है। अब देखिए यह धीरे धीरे और कटा और कटा, अब यहाँ पर एकदम जेंटल स्लोप प्राप्त कर लिया, और धीरे धीरे जेंटल स्लोप पर ही नहीं बात खत्म होती, और ये धीरे धीरे घट करके एकदम से पेनी प्लेन, मतलब एकदम समतल मैदान में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हम देखेंगे कि जो डेविस ने कहा है, सबसे पहले एक चट्टान या ऊपर उठी हुई एक स्थलाकृति, यहाँ पर युवावस्था, युवावस्था में क्या है, ढाल बहुत तीव्र होता है, ठीक है। दूसरा स्टेज प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था सामान्य ढाल का होता है, मतलब यहाँ पर ये ना ये, ठीक है, ये युवावस्था का ही हिस्सा है। यहाँ पर प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था में एक सामान्य जेंटल स्लोप एकदम क्रिएट हो जाए ना, सामान्य ढाल, ये कि मतलब ऊंचा नीचा ना रखकर एकदम से एक एंगल पर यह ढाल खड़ा रहता है। और जीर्णावस्था, जीर्णावस्था मतलब ये सारी चीज़ें जब कट करके नीचे आएंगी तो इसको पाट देंगी, ठीक है, पेडिमेंट में, जीर्णावस्था में पाट देंगी, और चौड़ाई, नदियों की जो घाटियाँ होती हैं चौड़ी होती चली जाती हैं। यहाँ पर क्या होता है, गहराई, ठीक है, वी आकार की घाटी यहीं पर क्रिएट होती है, और ये धीरे धीरे नीचे घटता जाता है, और इसका एंगल क्या हो गया, एक दिन ऐसा आएगा कि यह कट जाएगा, और यहाँ पर एकदम जेंटल स्लोप यहाँ से, और जो यहाँ से कटा और यहाँ पर भर जाएगा। अब जब ये भर जाएगा तो ये एकदम से यह ऐसे क्रिएट हो जाएगा एक एंगल। इस प्रकार से डेविस ने बताया है कि यहाँ पर जो भी कटाव होगा वह ऊपर से लेकर के नीचे तक आएगा, और 3 अवस्थाओं में, मतलब युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था को साथ में ले करके, मतलब चूंकि सब एक साथ ही चलते रहते हैं प्रोसेस, लेकिन यहाँ पर जो भी जेंटल स्लोप बनेगा, ठीक है, वह 3 अवस्थाओं का परिणाम होगा, ठीक है, क्योंकि यह नदियों के बेस पर डेविस ने अपने आवर्तन चक्र को व्याख्या दिया था, और उन्होंने बताया था कि नदियाँ ही मुख्य रूप से कटाव का कारण बनती हैं, और यहाँ पर जो भी कटाव होता है वह ऊपर से लेकर के नीचे तक, ऊपरी छोर का मलबा नीचे आता है और एक जेंटल स्लोप क्रिएट होता है। और यह जब भी कटाव होता है, यहाँ पर जो भी स्थलाकृतियाँ हैं वह एकदम से छोटी छोटी ऊपरी, मोनोड नाक, ठीक है, मोनोड नाक अपरदन चक्र में हम डेविस का बताए थे क्या होता है। अब यहाँ पर जो भी अपरदन होगा, यहाँ छोटे छोटे जो टीले बने रहते हैं वह अपरदन से बच जाते हैं, उसे ही कहते हैं मोनोड नाक, ठीक है। अब इस तरीके से डेविस का सिद्धांत खत्म होता है। जो भी ढाल है वह आप समझ में आ गया होगा आपका। अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि यहाँ पर नहीं समझ में आया, क्योंकि हम बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छे से आपको समझाए हैं कि इसमें से जितनी चीज़ें हम बोले हैं आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर ना लिखिएगा तो आप फेसबुक पेज पर चले जाइएगा हमारे, वहाँ पर आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, क्योंकि यह
आज से करीब 3 दिन बाद सारे नोट्स फेसबुक पेज पर हम डाल देंगे अपना, आप वहीं से ये नोट्स भी निकाल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि हमारे नोट्स पर आप निर्भर मत रहिए, आप खुद इसका नोट्स बनाइए, जितना भी पढ़ा रहे हैं, जितना भी समझा रहे हैं, उसका नोट्स आप खुद बनाइए, वही आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होगा। और हाँ, जो भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं इसको लिखना कैसे है, हम इसका नोट्स आपको दे देंगे, वहाँ पर डाल देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए आगे हम देखते हैं एलसी किंग का पहाड़ी ढाल सिद्धांत। देखिए एलसी किंग मेन तरीके से ये बोले थे कि यह जो भी कटाव होता है, ठीक है, ये इन्होंने एक बेस बनाया कि हम ये देखते हैं कि जहाँ पर वर्षा नहीं होती है, ठीक है, या बहुत ही कम वर्षा होती है, तो शुष्क क्षेत्रों से संबंधित इन्होंने अपने ढाल को बताया है कि अगर कोई भी पर्वत है, ठीक है, अगर कोई भी पर्वत है, इसका जो ऊपरी छोर होता है वहां पर जो मिट्टी होती है उसका कटाव नहीं होता है। इन्होंने कहा वहां पर एक पतली चादर होती है मिट्टी की, वो खिसकती है। इन्होंने कहा देखिए होता क्या है, इनका कहना भी सही है, अगर कहीं पर बारिश नहीं होगी तो वहां पर कटाव कहाँ होगा, नदियां जब निकलेंगी नहीं वहां से तो वहां पर कटाव होगा कैसे। तो इन्होंने यही कहा है कि अगर हल्की फुल्की वर्षा भी हो जाती है तो वहां पर अवनलिका अपर्दन होता है। अवनलिका अपर्दन मतलब रील इरोजन उसे ये भी कहा जाता है। तो वहाँ पर होता क्या है, जब छोटी छोटी बूंदें वहाँ पर गिरती हैं, थोड़ी ही बारिश होती है तो वहाँ पर पतली सी एक रेखाएं बन जाती हैं, ठीक है, वहीं से जो अपर्दन होगा उसका वही कहलाता है रील एरोजन, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक ऊपरी मिट्टी मुलायम हो जाती है, बस आंतरिक भाग तक तो वो बहाव करती नहीं है कोई भी नदी यहाँ पर, क्योंकि नदियाँ हैं ही नहीं, तो ऊपरी भाग मुलायम हो जाता है तो वो पूरी मिट्टी वहाँ से सरक जाती है। फिर कभी थोड़ी सी वर्षा हुई फिर वह मिट्टी सरक गई, मतलब एक चादर के नुमा जो भी इरोजन होता है तो वह पूरी तरीके से यहाँ से एक मिट्टी खिसकी यहाँ पर आ गई, जिसको इन्होंने मृदा सर्पण के नाम से कहा है, ठीक है। जो मिट्टी ऊपरी चादर होती है तो मृदा सर्पण के नाम से उन्होंने बोला है, ठीक है। कहने का मतलब अगर कोई चट्टान है यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मिट्टी है, ठीक है, और इतनी मिट्टी निकल करके खिसक गई कहीं और पर, तो ऊपरी भाग तो नीचे होगा ही, भले भी एक चादर नुमा मिट्टी खिसकी है नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ पर घटाव ऊंचाई कम होगा, ठीक है। और यहीं पर डेविस ने क्या कहा है, जब नदियां ऊपर से निकलती हैं तो वो युवा अवस्था में रहती हैं और इतनी तीव्र रहती हैं कि वहां पर बहुत अधिक मात्रा में कटाव संभव हो पाता है, या वहां पर अपर्दन बहुत तेज हो जाता है, जिस वजह से इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि यहाँ जहाँ पर वर्षा नहीं होगी वहाँ पर कटाव कैसे होगा, तो उस जो उनका डेमेरिट था, अब वही डेमेरिट को ध्यान में रख के एलसी किंग ने यह सिद्धांत दिया शुष्क अपर्दन चक्र के थ्रू कि यहाँ पर जो भी अगर पानी वर्षा नहीं हो रही है तो ऊपरी जो भी वर्षा होगी वहाँ पर एक मृदा सर्पण देखने को मिलेगा, जिस वजह से वहाँ पर कटाव छटाव होगा। और इन्होंने यह बताया यहाँ से जो भी मलबा, ठीक है, स्कॉर्प, ठीक है, ये स्कॉर्प मतलब क्या है, देखिए अगर एकदम सही इसका डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ और इस तरीके से इसका डायग्राम है। अब यहाँ पर मृदा सर्पण जब हुआ, इतना हिस्सा जब कट करके नीचे खिसका तो यहाँ पर स्कॉर्प, इसको स्कॉर्प कहेंगे, ठीक है, इनका कहना था ऐसा ये समझाए हैं स्कॉर्प। अब यहाँ पर यह मृदा आकर के देखिए यहाँ पर थोड़ी वर्षा होगी, ठीक है, क्यों होगी, आप पहाड़ी वर्षा पढ़े होंगे, अब क्लास 8 में 9 में 10 में तो ये पढ़े ही होंगे कि वर्षा कितने प्रकार से होती है। तो पर्वतीय वर्षा, ठीक है, पर्वतीय वर्षा में क्या है, हवाएं यहाँ से आई, जब ऊपर की तरफ चढ़ने लगी तो यहाँ पर संपीड़ित हुई, और कोई भी गैस जब संपीड़ित की जाती है तो वह लिक्विड में बदल जाती है, तो यहाँ पर जो उसके जलवाष्प की मात्रा रहती है यहीं पर अपना पानी कुछ ना कुछ मात्रा में छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर कुछ न कुछ पानी गिर जाता है, और यह मृदा जो खिसक रही है यह उस पानी के साथ धीरे से खिसक करके यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर। अब इसको डेब्री कहा जाता है, इन्होंने डेब्री उसे कहा है। अब डेब्री की बात कहीं पर आए, समझ लिए एलसी किंग का व्याख्या है, एलसी किंग ने अपने पहाड़ी ढाल सिद्धांत में बताया है कि डेब्री उसी को कहते हैं जो भी यहाँ पर मलबा खिसक कर करके यहाँ पर आकर रुक गया स्कॉर्प पर, मतलब अंत
ठीक है, ऊपरी अंत और यह निचला स्टार्ट, ठीक है, यहां पर आकर के स्कॉर्प कहा जाएगा। अब यह एंगल जहां पर स्टार्ट होता है यह एकदम से जेंटल स्लोप, यही ऊपर में यहां पर मिट्टी जब इकट्ठा हो जाती है इसे डेब्री इन्होंने कहा है। और यह डेब्री धीरे धीरे खिसकता भी रहता है, क्योंकि आना तो अंत में ही है, मतलब यहां पर इसका पटाव तो करना है, तभी तो जेंटल स्लोप बनेगा। जेंटल स्लोप के ही लिए सारे जितने भी भूगोलवेत्ता हैं परेशान हैं। यह जितने भी सिद्धांत दिए जा रहे हैं जेंटल स्लोप के लिए कि ऐसे कब हो जाएगा यह स्लोप, उसी को डेवलपमेंट कहेंगे ना। स्लोप मतलब डेवलपमेंट, एक जेंटल स्लोप बनाने को ही कहते हैं ढाल विकास या ढाल या स्लोप डेवलपमेंट। तो किंग के द्वारा दिया गया यह सिद्धांत, पहली अवस्था इसका क्या है, यहां पर एकदम से क्रीप, मतलब कि जो भी मृदा खिसकती है शीर्ष भाग में, ये पहली अवस्था। दूसरी अवस्था स्कॉर्प की हो जाती है, यहां पर जो भी मृदा आकर के यहां पर रुक जाता है। तीसरी अवस्था इन्होंने कहा है इस चीज पेडिमेंट का, ठीक है। तीन अवस्थाओं में इन्होंने अपने सिद्धांत को बांट दिया है। तो पहली अवस्था ऊपरी शिखर का है, जहां पर कुछ पानी गिर जाता है जिससे मिट्टी खिसकती है। जब खिसकती है तो यहाँ पर स्कॉर्प पे आकर डेब्री के रूप में यह जमा हो जाता है, जो कि हमेशा खिसकता भी रहता है। और तीसरी अवस्था मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी सफर यह डेब्री करता है यहीं पर आकर के जमा हो जाता है, जिससे जेंटल स्लोप क्रिएट हो सके। चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल तो हमेशा कार्य करेगा, अब यह कभी ना कभी नीचे तो आएगा, क्योंकि यह यहाँ से मृदा खिसक रहा है ना। मृदा जब खिसक रही है तो ये घटता भी तो जाएगा। अब जब घटा जाएगा तो यहां से ये चीजें पीछे होती जाएंगी, पीछे जब होती जाएंगी तो धीरे धीरे इसका फिर कटाव होगा। जब इसका फिर कटाव होगा तो धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, एक जेंटल स्लोप क्रिएट हो गया। अंततः इन्होंने यह कहा कि यहां जो ऊपरी भाग है, यहां से जो मिट्टी थी यहां भी पाई जाएगी, यहां भी पाई जाएगी। कहने का मतलब यही मिट्टी तो खिसक करके यहां गई जो इसको पाट दी, और यहां पर जेंटल स्लोप क्रिएट हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि इनके द्वारा यह दिया गया जो शुष्क क्षेत्रों में था, ठीक है, डेविस का ही सिद्धांत इन पर भी फॉलो होता है। लेकिन होता क्या है, डेविस ने कई बातों को ध्यान में ना रख करके अपना सिद्धांत दिया, और जो बात मतलब नहीं बताई डेविस ने कि मतलब अगर जहां वर्षा नहीं हो पा रही है वहां पर नदियां चल नहीं पाएंगी तो वहां पर कटाव होगा कैसे। तो इसी गलती को सुधारने के लिए एल.सी. किंग ने अपना सिद्धांत दिया है। और बस इतना ध्यान दीजिएगा कि यह सब अंतर आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा, जिससे कभी भी अगर डेब्री आएगा, ठीक है, मोनेडनाक आएगा, अगर मोनेडनाक आ गया तो डेविस का हो गया, और डेब्री आ गया तो एल.सी. किंग का होगा, ठीक है। डेब्री कैसे बनता है ये भी आप समझ गए हैं, ठीक है। अब चूंकि डेब्री क्यों नहीं बन पाया डेविस में ये कहा गया कि नदियां इतनी बेग से चलती हैं कि स्कॉर्प पे रुक ही नहीं पाएंगी, ठीक है। अगर स्कॉर्प मतलब यहां पर ऐसे हुआ ढाल तो यहां पर नदियां बही तो स्कॉर्प पे रुक नहीं पाएंगे, उस पानी के साथ यह बह जाएंगी, ठीक है। और इन्होंने कहा पानी जब गिरेगा ही नहीं तो जो थोड़ा बहुत खिसकाव होगा आकर रुक नहीं जाएगा, ठीक है। जब थोड़ा पानी रहेगा तो वो बह नहीं पाएगा उसके साथ, लेकिन यह पानी गिरता रहेगा और खिसकता रहेगा। इनका कहना मेनली ये है जहां पर पानी ना गिरे वहां पर मिट्टी ऊपर ही खिसकती रहती। एक चादर गई तो दूसरी चादर स्टार्ट हो गई खिसकना, तीसरी चादर, मतलब इस तरीके से वहां पर अपरदन होता है, और इसी तरीके से एक आदर्श ढाल का निर्माण हो जाता है। चलिए देखते हैं पेंक महोदय ने इस सिद्धांत से संबंधित अपनी क्या क्या रणनीतियां बनाई थी, क्या क्या बोले थे वो, किस तरीके से यह ढाल सिद्धांत को उन्होंने अपने शब्दों में व्याख्या किया था। देखिए हम देखते हैं पेंक का प्रतिस्थापन मॉडल, मतलब स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल, ठीक है। यह है रिप्लेसमेंट, ठीक है, प्रतिस्थापन, ठीक है। अगर कभी भी यह आ जाए रिप्लेसमेंट, आप इंग्लिश वर्जन, चूंकि दोनों वर्जन में रहता है क्वेश्चन पेपर, आप देख लीजिएगा। तो रिप्लेसमेंट में प्रतिस्थापन, ठीक है। तो यहाँ पेंग का प्रतिस्थापन मॉडल यह कहता है कि जो कॉन्वेक्स मतलब यह जो उठा हुआ भाग है, यह निरंतर वर्षा के कारण जब नीचे क्या हो गया, कट छट करके नीचे आया, तो यह जब कट ही छट रहा है तो धीरे धीरे खत्म भी तो होगा। जब खत्म हुआ तो यहां तक आ गया, और ये चीजें तो यहां पर भी तो हैं, ये पीछे हटता जाएगा। कभी ऐसे था और अब ऐसे हो गया है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, यह समानांतर पश्च गमन कहलाएगा। देखिए इनके शब्दों में समानांतर पश्च गमन इसको कहते हैं। जब यह यहां से कटता है और पीछे हटता है तो इन्होंने अपनी भाषा में कहा, देखिए चूंकि कहे तो सब यही चीज है,
समझाए तो सब यही चीज है, लेकिन अपने अपने एक स्पेशल शब्द दिए हैं सब, ठीक है। समानांतर पश्च गमन के नाम से यह जाना गया जब ऊपर से कटा और यह पीछे हटा, जो एकदम खड़ा ढाल होता है पीछे हटा, तो समानांतर पश्चगमन के नाम से यह जाना गया। अब देखते हैं इन्होंने और क्या शब्द अपने इस ढाल विकास में यूज किए हैं और क्या बताए हैं। और धीरे धीरे जब यह कटता जाता है तो जो अंत में बचेगा, देखिए डेविस ने क्या कहा है, जब घट करके जो भी चट्टान कट छट करके एकदम से नीची एक भूमि बन जाती है, तो कहने का मतलब क्या है, ये अगर ऐसे बनाते हैं हम, यहाँ था यहाँ था यहाँ था और ये यहाँ था, ठीक है, अगर ये मान लेते हैं तो यहाँ पर यह जो बचा वह क्या है, इंसेल वर्ग, ठीक है। वह मोनेडनाक जो डेविस ने बोला है यहाँ इंसेल वर्ग कहलाएगा। कहने का मतलब इसका कटाव छटाव हुआ, कटाव छटाव हुआ, कटाव छटाव हुआ, जो लास्ट में बचा उसको क्या कहेंगे, इंसेल वर्ग। अब यह देखिए इनके अकॉर्डिंग होता सब वही है कि कोई भी पर्वत है जब कट छट करके नीचे आएगा तो पूरी तरीके से एक पेनीप्लेन में परिवर्तित होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर देखते हैं ये ठीक है, एक आदर्श ढाल, ठीक है, यहां पर कभी ऊंचा ऊंचा था, ये इस तरीके से था, लेकिन यहां पर क्या है, ये इसको इंसेल वर्ग पिंक ने कहा है। और यह कभी इतना था जो कट छट करके जेंटल स्लोप को प्राप्त करने के लिए जो बाह्य बल हैं वह एक्टिव थे। अब एक्टिव होने के कारण यह कटा, अब यह कटने के बाद जो ये बचा ये क्या हो गया, इंसेल वर्ग। और ये जितने भी थे यह बह करके कहां चले गए, जो यहां पर गहरा स्थान था उसको पाट दिए और जेंटल स्लोप क्रिएट हो गया, ठीक है। यहां पर बस इतना ही प्रश्न अभी तक पूछा गया है, कोई विशेष प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन बस पिंक को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि पिंक का कहना यही था। इन्होंने कुछ शब्द का यूज किया जैसे ग्रेविटी स्लोप, गुरुत्व ढाल, ठीक है। कहने का मतलब ये कभी ऐसे था, ठीक है, ऊंचाई वाला स्थान, अब यह कटा छटा, ठीक है, जो ये ढाल क्रिएट होता चला गया। देखिए पिंक ने जो कहा कि यहां पर जो भी चट्टानें कटेंगी वह कभी न कभी यहां पर तो आएंगी। अब इस जो ढाल का निर्माण हुआ इसको इन्होंने गुरुत्व ढाल या ग्रेविटी स्लोप के नाम से जाना गया। उन्होंने अपने सिद्धांत में ग्रेविटी स्लोप कहा और इस तरह ढाल का स्थानांतरण होता चला जाता है। कहने का मतलब क्या है, कोई मिट्टी यहां पर है, ठीक है, यहां पर क्या हुआ, एक ढाल का निर्माण हुआ। अब यह मिट्टी जब आगे बढ़ी तो ढाल को लेकर के बढ़ी, ठीक है। कहने का मतलब यह जब कट छट कर आगे बढ़ रही है तो एक ढाल को लेकर के आगे बढ़ रही है। कहने का मतलब क्या है कि ढाल कैसे बनते हैं, कोई चीज है तभी ढाल है। अब वह ढाल, कहने का मतलब वह मिट्टी जब हटी तो ढाल कुछ और हो गया, मतलब ढाल वह पीछे एकदम से जेंटल स्लोप जैसे यहां से यहां तक था लेकिन यहां पर परिवर्तित था। अब यह आगे बढ़ा तो यह हुआ गया क्या, यहां पर जेंटल स्लोप यहां तक क्रिएट हो गया, अब ये मिट्टी यहां तक आ गई, यहां पर जेंटल स्लोप ही है, अब यह क्या हो गया, यहां पर फिर खत्म हुआ, मतलब जल के साथ तो बहाव होगा ही। अब जब ये बहाव होगा कहीं पर अवतल भाग तो रहेगा ही, जब इसको यह पाट देगा तो हो गया एकदम से जेंटल स्लोप का निर्माण। इसी स्लोप को पिंक ने कहा है अपने सिद्धांत में प्रतिस्थापन मॉडल। मतलब कोई भी मिट्टी जब बही एक स्थान से दूसरे स्थान तक गई, पहले स्थान पर जब थी तो वहां पर कोई और ढाल था और वही मिट्टी जब कट करके एकदम से अवतल भाग को पाट दी तो यहां पर क्या हो गया, यह एकदम से जेंटल स्लोप क्रिएट हो गया और यहां पर जो बचा उसको इंसेल वर्ग नाम दिया पिंक महोदय ने। इस तरीके से हम तीनों सिद्धांत देख लिए। तीनों सिद्धांत का बेस तो एक ही था कि कोई चीज ऊपर से कट करके नीचे आ जाती है, कारण वह गुरुत्वाकर्षण बल होता है। हम जब किसी चीज को ऊपर करते हैं तो वह नीचे गिरेगी ही। अब पर्वत जब ऊपर खड़ा रहेगा तो बाह्य बल उस पर कार्य करेंगे, बाह्य बल जब उस पर कार्य करेंगे तो वहां पर हाँ निर्भर यह करता है कि बाह्य बल कहां तक उस पर कार्य कर रहे हैं, कौन कौन से बल उस पर कार्य कर रहे हैं। बल ही निश्चित करता है कि उसका कटाव कब होगा। कहीं पर वर्षा अगर होगी ही नहीं तो वहां पर कटाव बहुत मंद गति से होगा, क्योंकि उस पर तापमान और वहां पर हवा यही दो फैक्ट कार्य करेंगे। और अपेक्षाकृत जहां से पर्वतों से नदियां निकल रही हैं तो नदियां जो निकल रही हैं तो वह उसका कटाव तीव्र करेंगी। जहां पर नदियां नहीं निकल रही हैं वहां पर हवा और तापमान ही फैक्ट बनकर रहेगा, क्योंकि हर एक स्थान पर कहीं ना कहीं 2-4 बूंद ही तो पानी गिरेगा। मतलब गिरेगा तो बिना पानी का कोई भी चीज जिंदा नहीं रह सकती। तो वहां पर होगा क्या, अगर 2-4
बूंद पानी गिरेगा तो ऊपरी भूमि को वह गीला कर देगा और वहां पर एक चादर के समान मिट्टी खिसकेगी तो जब खिसकेगी तो वहां पर क्या हो गया, यहां पर ऊंचाई कम हुई, धीरे धीरे ही सही, लेकिन एलसी किंग के अनुसार वह ऊंचाई कम होगी और एक आदर्श ढाल का निर्माण हो गया। ठीक है, कहने का मतलब तीनों मॉडल आप अच्छे से समझ गए होंगे, आप जान गए होंगे। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और इसका नोट्स हमारे फेसबुक पेज पर आप प्राप्त कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और फॉरवर्ड जरूर करिएगा जिसको जरूरत है ऐसे सिद्धांत को समझने में, यूजीसी नेट के जो भी स्टूडेंट हैं। ठीक है, देखिए ढाल का चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे, मतलब भू संचलन, जो जमीन हमारी हिलती है डोलती है, जितने भी भू स्थलाकृतियों का निर्माण होता है या जो भी खत्म होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ये भू संचलन है क्या, भू संचलन हम बेसिकली पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन उसको हम दोहराएंगे, देखेंगे, जानेंगे कि चूंकि सिलेबस में भू संचलन है, भू संचलन को एक चैप्टर में हम खत्म करेंगे, जानेंगे। अब वह चीजें कैसी हैं, क्या नहीं है, यह जानेंगे हम अगले चैप्टर में। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यह सब अब हम जानेंगे अगले चैप्टर में। हम मिलेंगे कल आपको भू संचलन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।